बात पुराने समय की है। एक गांव में सुलोचन नाम का एक आदमी रहता था। सुलोचन खेती किसानी करके अपना पेट पालता था। सुलोचन का एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। वैसे तो सुलोचन की कमाई ठीक थी, परंतु परिवार बड़ा होने के कारण उसे पैसे की तंगी ही रहती थी। सुलोचन के सभी बच्चे जवान थे और उसे उनके ब्याह की चिंता रहती थी। खास तौर पर वो पहले अपनी बेटियों के हाथ पीले करना चाहता था। सुलोचन के दोनों बेटों में बड़ा बेटा था केसु और छोटा बेटा था चंद्रभान। प्यार से लोग उसे चंदू कहते थे। बड़ा बेटा बहुत ही मेहनती था और पिता के साथ खेती बाड़ी में पूरा साथ देता, बड़ों की इज्जत करता। परंतु छोटा बेटा चंदू आवारा और घुमक्कड़ युवक था। कभी आम के बागीचे की ओर निकल जाता और कभी नदी के किनारे बैठा रहता। आते जाते लोगों को परेशान करना, लड़कियों और बूढ़ों की नकल करना उसे बहुत ही भाता था। जब उसकी हरकतों से तंग होकर लोग उसे गालियां देते तो उसे गाली खाने में भी बहुत मज़ा आता था। इतना ही नहीं, चंदू में कई बुरी आदतें भी थी। वो छुप छुप कर नशा भी करता था। अपनी बुरी आदतों को पूरा करने के लिए उसे पैसे चाहिए होते थे, तो वो अपने घर में ही चोरी करने से भी बाज नहीं आता था। जब भी चंदू को मौका मिलता, वो घर से रुपए उठा लेता। नगद ना मिलने पर उसे बर्तन और कपड़े उठा लेने में भी कोई दिक्कत ना थी। सामान बेचकर वो अपनी बुरी आदतें पूरी करता। उसके पिता की गांव में अच्छी इज्जत थी, तो उसने बाजार में भी कई दुकान वालों से उधार कर रखा था। हलवाई के तो पिछले 6 महीनों से पैसे चुकाने बनते थे। चंदू की इन हरकतों की वजह से पूरा परिवार उससे परेशान था। कई बार तो उसके पिता ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, परंतु चंदू इतना सीना जोर था कि वो अपने पिता का हाथ पकड़ लेता। मारपीट, धमकी, घुड़की, किसी भी चीज़ का उस पर कोई असर न था। पूरे परिवार के लिए मानो वो एक मुसीबत बना हुआ था। ज्यों ही वो घर में कदम रखता, सब लोग उस पर चिल्लाने लगते, मानो घर में कोई सांड घुस आया हो। इतने तिरस्कारों ने उसे बेशर्म बना दिया था। घर वाले भी जानते थे कि वो घर से रुपयों और सामान की चोरी करता है, इसीलिए वो भी अब ज़्यादा सावधान रहने लगे थे। इस पूरे महीने में चंदू को एक बार भी सामान या रुपए चुराने का मौका नहीं मिला। गांव के दुकानदार, हलवाई चंदू को पैसों के लिए टोकने लगे। नशा करने के लिए भी उसके पास पैसों का प्रबंध नहीं हो पा रहा था। इधर उसके पिता को बेटियों की शादी की चिंता सता रही थी। उन्होंने गांव के साहूकार से कर्जा लेने का मन बनाया। अगले दिन वो साहूकार से रुपए उधार लेकर घर लौटे तो वो पैसे उन्होंने पोटली में बांध कर रख दिए। जब चंदू ने चोरी करने के इरादे से घर का सामान टटोलना शुरू किया तो अचानक ही वो पोटली उसके हाथ लग गई। चंदू ने जब पोटली खोली तो उसमें रखे रुपए देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, परंतु वो नहीं जानता था कि पिता ये पैसे साहूकार से कर्ज के रूप में लेकर आए हैं। उसने सोचा ये सब रुपए लेकर वो किसी दूसरे नगर में चला जाएगा और वहाँ पर कोई दुकान खोल लेगा तो बड़ा ही मज़ा हो जाएगा। कुछ ही दिनों में ढेर सारा रुपया जमा करके जब वो घर लौटेगा तो सब घर वाले कितने खुश हो जाएंगे। इन सब आनंददायक कल्पनाओं में वो इतना मग्न हो गया कि उसने सारे पैसे चोरी करने की ठान ली। उसने पैसों से भरी पोटली उठाई और गांव से भाग गया। कुछ दिनों तक वो नए नए नगरों में घूमता रहा। धन उसके पास था ही तो उसे खाने पीने की कोई चिंता ना थी। अपनी ही मस्ती में घूमते घूमते वो एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। बहुत बड़ा नगर था ये, चारों तरफ चहल पहल, भीड़ भड़क्का। पूछने पर पता चला वो राज्य की राजधानी में पहुंच गया था। घूमते घूमते उसे एक बड़े से मैदान में कुछ लोग दिखाई दिए। उनमें से बहुत से लोग सैनिकों की वेशभूषा में थे।
असल बात ये थी कि राज्य की सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। चंद्रभान लंबा चौड़ा और तगड़ा था। उसने सीधा जाकर सेनापति को सलाम ठोका। सेनापति उसकी लंबी चौड़ी कदकाठी और मजबूत शरीर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने पूछा, क्या चाहते हो? सेना में भर्ती कर लीजिए। मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, युद्ध पर भी जाना पड़ सकता है। खुशी से जाऊंगा। सेनापति ने देखा ये आदमी मनचला है पर हिम्मत का धनी है। उसे तुरंत सेना में शामिल कर लिया। उसे सैनिकों का प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह 6 महीने बीत गए। वो समय भी आ गया जब सैनिकों का असली इम्तिहान होता है। पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध की घोषणा हो गई। चंद्रभान को युद्ध भूमि के लिए रवाना होना पड़ा। आज जीवन में पहली बार उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। वो छोटा सा गांव, हलवाई की दुकान, नदी का किनारा, वो सैर सपाटा, दोस्तों का जमघट उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। कौन जाने फिर कभी उनसे भेंट होगी या नहीं। एक बार तो उसका मन इतना बेचैन हुआ कि आया वापस अपने गांव भाग जाऊं। युद्ध को छिड़े हुए कई दिन बीत गए। एक शाम जब वो अपने शिविर में बैठा था तो उसे माँ की बहुत याद आने लगी। माँ का वो दुलार, पिता की फटकार, भाई बहनों का स्नेह उसका कलेजा बैठता जा रहा था। परंतु जब वो युद्ध भूमि में पहुंचा तो शूरवीरों की तरह लड़ता रहा। उसके जैसा योद्धा किसी ने नहीं देखा था। पूरी सेना में उसकी वीरता के चर्चे होने लगे। युद्ध खत्म होने पर चंद्रभान वापस लौटकर आया तो राजा ने उसे प्रसन्न होकर अपनी सेना का सूबेदार बना दिया। अब तो वो सेनापति का सबसे खास आदमी बन चुका था। एक दिन जब उसे अपने गांव की बहुत याद आई तो उसने एक संदेशवाहक को संदेश लेकर अपने गांव भेजा। जब वो संदेशवाहक वापस लौटा तो उसने चंद्रभान को बताया कि आपके पिता साहूकार का कर्ज नहीं चुका सके, इसीलिए पूरा परिवार अब दर दर की ठोकरें खा रहा है क्योंकि साहूकार ने उनके घर और खेतों पर कब्जा कर लिया है। वो सब एक किराए के मकान में रह रहे हैं। इस दुख के कारण आपकी माताजी बहुत ही बीमार रहती हैं। चंद्रभान उसी समय सेनापति के पास जाकर अपने गांव जाने की आज्ञा मांगता है। सेनापति ने चंद्रभान को गांव जाने की आज्ञा दे दी। चंद्रभान ने अपने साथ कुछ जरूरी सामान और धन लिया और गांव पहुंच गया। ढूंढते ढूंढते वो उस घर के बाहर पहुंचा जहां उसका परिवार दयनीय हालत में रह रहा था। आस पड़ोस के लोग देखने लगे कि सेना का कोई बड़ा अधिकारी सुलोचन के घर आया है। किसी ने भी उसे इस रूप में नहीं पहचाना था। चंद्रभान ने दरवाजा खटखटाया तो उसके बूढ़े पिता ने दरवाजा खोला। चंद्रभान ने महसूस किया कि इतने कम समय में ही उसके पिता इतने ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और उसकी वजह खुद चंद्रभान था, क्योंकि उसी की वजह से पूरे परिवार को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अपने सामने खड़े सैनिक अधिकारी को उसके पिता ने नहीं पहचाना। तब चंद्रभान ने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। आवाज सुनकर वो जान गए कि ये तो उनका बेटा चंदू है। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। पिता और पुत्र दोनों की आंखें छलक उठी। इसके बाद चंद्रभान अपने पूरे परिवार से मिला। अब उसका पूरा परिवार ये देखकर हैरान भी था और खुश भी कि उनका बेटा नालायक चंदू अब एक बड़ा सेना अधिकारी बन चुका है। फिर चंद्रभान ने साहूकार का पूरा कर्ज ब्याज समेत लौटा दिया और अपने माँ बाप का मकान और उनके खेत वापस ले लिए। अब चंद्रभान का पूरा परिवार बहुत ही खुश था और चंद्रभान वापस अपना कर्तव्य निभाने के लिए राजा की सेना में लौट गया। कहानी शुरू होती है रामेश्वर नाम के एक आदमी से जो गांव का एक बड़ा ही धनी व्यापारी था। ऐसा नहीं था कि रामेश्वर शुरू से ही बहुत धनी हो। उसने अपनी मेहनत और सूझबूझ से अपना व्यापार खड़ा किया था। अपने व्यापार के सिलसिले में वो अक्सर दूसरे नगरों में जाता रहता था। एक बार की बात है, रामेश्वर अपने व्यापार के काम से एक दूसरे नगर में गया। वहां पर अपना काम निपटाकर वो अपने एक पुराने मित्र के घर गया। बहुत सालों बाद वह अपने मित्र से मिल रहा था। रामेश्वर को बहुत ही खुशी हुई
परंतु एक बात जो रामेश्वर को खटक रही थी कि वो ये इतने सालों बाद भी उसका मित्र बहुत ही गरीबी में था। जब रामेश्वर और उसका मित्र बातें कर रहे थे तब उसके मित्र बद्री के 2 भाई और आए और तब पता चला कि वो तीनों भाई इसी घर में रहते हैं। बातें करते करते शाम हो गई। तब रामेश्वर ने देखा कि बद्री के दोनों भाइयों ने घर के आंगन में लगे हुए फली के पेड़ से कुछ फलियां तोड़ी और उन फलियों को घर से बाहर जाकर बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाए और उन पैसों से दाल आटा खरीद कर लाए। जब उन्होंने भोजन तैयार किया तो भोजन की मात्रा इतनी कम थी कि सभी लोगों का पेट नहीं भर सकता था। तो भाइयों ने सोचा कि सिर्फ रामेश्वर और बद्री उन दोनों को ही भोजन परोसा जाए। ये सोचकर एक भाई ने कहा कि आज उसका उपवास है, इसलिए वो भोजन नहीं करेगा। तो दूसरे ने कहा कि उसका पेट आज खराब है, वो भी खाना नहीं खा सकता। इस तरह सिर्फ रामेश्वर और उसके मित्र बद्री के लिए ही खाना परोसा गया। खाना खाकर वो सभी सो गए, परंतु रामेश्वर की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपने मित्र की गरीबी भरी जिंदगी ही घूम रही थी। वो सोचता रहा कि कैसे अपने मित्र की गरीबी को दूर करे। इसी उलझन में उसे नींद नहीं आ रही थी। यही सोचते सोचते अचानक रामेश्वर उठा। उसने वहीं पर रखी हुई एक कुल्हाड़ी उठाई और आंगन में लगा वो फली का पेड़ उसने काट डाला। इसके बाद वो रातों रात वहां से भाग गया। सुबह होते ही जब उन तीनों भाइयों ने देखा कि फली का पेड़ कट गया है तो वो समझ गए कि जरूर रामेश्वर का ही ये काम है, इसीलिए वो रातों रात घर से भाग गया। वो रामेश्वर को कोसने लगे। उनके आंगन में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई रामेश्वर को बुरा भला कहने लगा कि इन तीनों भाइयों की तो रोजी रोटी का एकमात्र सहारा ये फली का पेड़ ही था और रामेश्वर ने एक झटके में इसे खत्म कर डाला। कैसा निर्दयी मित्र था वो। तीनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। देखते ही देखते 2-3 बरस ऐसे ही बीत गए। एक बार फिर से रामेश्वर को उसी गांव से गुजरना था। उसने सोचा एक बार फिर से अपने मित्र बद्री से मिला जाए। हालांकि उसे पता था कि वहां जाने पर उसे खूब बुरा भला सुनना पड़ेगा या फिर उसकी पिटाई भी हो सकती है, परंतु वो इन सब बातों के लिए पहले से ही तैयार था। रामेश्वर छुपते छुपाते अपने मित्र के घर के बाहर पहुंचा, लेकिन वहां पर उसके मित्र की झोपड़ी की जगह पर एक बड़ा ही आलीशान मकान बना हुआ था। रामेश्वर अभी उस मकान को देखकर सोच ही रहा था, इतने में वो तीनों भाई उस मकान से बाहर आए। रामेश्वर को देखते ही वो तीनों भाई रोते हुए रामेश्वर के पास जा पहुंचे और हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करने लगे। वो तीनों कहने लगे कि अगर तुमने उस दिन फली का पेड़ ना काटा होता तो आज हम इतने समृद्ध और अमीर ना हो पाते। हमने इतनी मेहनत ना की होती, क्योंकि हम तो पूरी तरह से सिर्फ उस पेड़ पर ही निर्भर हो गए थे और कोई भी काम धंधा करने के बारे में सोचते भी नहीं थे। अब हम लोगों को समझ में आ गया है कि तुमने उस रात वो फली का पेड़ क्यों काटा। पेड़ कटने के बाद हमने पैसे कमाने के नए नए रास्ते ढूंढना शुरू किया और मेहनत करते करते आज हमारे पास सब कुछ है। जब तक हम लोग किसी सहारे के सहारे पर रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते और ना ही प्रगति कर सकते हैं। जब भी हमें कोई सहारा मिलता है तो हम आलसी हो जाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ तुम्हारी सूझबूझ की वजह से ही एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं। रामेश्वर अपने मित्र को देखकर बहुत ही खुश था और वापस अपने गांव लौट गया। उसे संतोष था कि उसने अपने मित्र की गरीबी दूर करने में सफलता पा ली। हम सभी के जीवन में भी इसी तरह के फली के पेड़ आते रहते हैं। हम उसी के सहारे बैठे रहते हैं। जरूरत है ऐसे फली के पेड़ का सहारा छोड़कर आगे बढ़ने की।